बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। MTH 501 लेक्चर नंबर 8 आज हमने डिस्कस करना है और ये अपडेटेड लेक्चर हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आज 22 रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ान में लेक्चर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जो है ना वो आपका हक बनता है और रिवॉर्ड है मेरे लिए ये चीज़। उसके अलावा अगर आपको ये वाले नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप ज्वाइन करें और ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं आप। लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर 8 जो है वो हमारे पास है लीनियर डिपेंडेंस। डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंस है, ये ख़त्म, डिपेंडेंस। अच्छा, लीनियर डिपेंडेंस के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ को समझ लीजिएगा। सबसे पहले दो टर्म होती हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट और एक होती है डिपेंडेंट। ठीक हो गया। अब इंडिपेंडेंट वो टर्म होती है जिसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मसलन आपके पास एक वेक्टर है v1 v2 vp तक जो कि Rn से बिलोंग करते हैं, और अगर आप इनको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हो जो कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है और वो इक्वल टू आ जाता है ज़ीरो, तो हम कहते हैं कि जी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात, अगर आपके पास इसी तरह ही ये वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं और आप इनको इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में इस तरह लिखते हो और ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाते हैं। मसलन ये देखें ना, यहाँ पर जो था ये ज़ीरो किसके इक्वल है, कैसे आएगा ज़ीरो? वेक्टर तो हमारे पास सारे मौजूद हैं, वेक्टर्स की वैल्यू तो मौजूद है, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये जो x1 x2 जो हैं और xn जो या xp जो हैं ये ज़ीरो होंगे, तब ही ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आएगा ना। इसी तरह ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट की, तो हम ये कह देते हैं कि इफ़ देयर वेट्स एग्जिस्ट नॉट ऑल ज़ीरो सच डैट, मतलब कि मान लो कि आपके पास वेट C1 है, C2 है और CP है। ठीक है ना, V1 V2 VP ये तो आपके पास वेक्टर्स है ना। तो अगर आपके पास C1 जो है ये भी इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, ये भी इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, C2 हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, और कह देते हैं हमारे पास एक C3 भी एलिमेंट्स है, वेट है, अगर वो कहते हैं हमारे पास वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, तो हमारे पास ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक हो गया। इंडिपेंडेंट के लिए ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, और नॉ डिपेंडेंट के लिए हम ये कहते हैं कि कोई ना कोई वेट्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो, तब हमारे पास वो नॉट यू या कह लो कि लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता होता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। आपके पास एक एग्जांपल है, एक वेक्टर उसने v1 दिया हुआ है, उसके बाद v2 वेक्टर दिया और v3 वेक्टर दिया हुआ है। कहता क्या है, वो कहता है कि जी डिटरमाइन करना है सेट ऑफ वेक्टर v1 v2 v3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। हमने ये साबित करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। दूसरा पार्ट है इसका, इफ पॉसिबल फाइंड लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन अमंग v1 v2 एंड v3। हमने v1 v2 और v3 वेक्टर के दरमियान जो डिपेंडेंस रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है। ये एग्जांपल आपका बहुत कुछ क्लियर करेगी। ओके, सबसे पहले तो हमने हमारे पास जो उसने गिवन मैट्रिक्स दिए थे वो कौन कौन से थे। एक था v1 जो था वो हमारे पास था 1 2 3, इसी तरह ही v2 जो था वो हमारे पास था जनाब थोड़ा सा 4 5 6, और इसी तरह ही v3 जो है वो हमारे पास था 2 1 0। हमने इन तीनों को मिलाकर एक मैट्रिक्स बना लिया है यहाँ तक। ठीक हो गया। और ये जो ज़ीरो मैट्रिक्स है ये हमारे पास
जो रिलेशन हमारे पास होता है वो हमने पीछे पढ़ा भी हुआ है, AX इज इक्वल टू 0 वाला, जो उस तरह। अब ये जो 0 है इनको हमने इस मैट्रिक्स के साथ लिखा और एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया हुआ है हमने, इसके ऊपर हमने करना है रॉ ऑपरेशन। अब इस सवाल ये छोटा सा है, इसमें मैं आपको रॉ ऑपरेशन भी कर देता हूँ। सबसे पहले हमने रॉ ऑपरेशन क्या किया, हम करते हैं कि जी R1 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 से और फिर हम R2 में ऐड कर देते हैं, फिर हम R2 में ऐड कर देते हैं। तो जब आप, अच्छा इसको, ये थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, इसको आपने ऐसे लिखना है कि R2 प्लस -2R1, मतलब जिस पे ऑपरेशन करना है उसको आपने पहले लिखना है। तो हम, या फिर आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो यूं करके कि आप पहले लिख दो कि जी -2R1 कर लो, ठीक है ना। -2R1 मतलब आपने R1 को सारी को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और फिर अगले स्टेप के ऊपर आप कह दो कि जी R2 -2R1 यूं कर लो, ठीक हो गया। एक ही चीज़ है, सिर्फ जिस पे ऑपरेशन होना है ना उस चीज़ ने पहले आना है, उस चीज़ ने पहले आ जाना है। जिस चीज़ पे ऑपरेशन करना है, जिस रॉ के ऊपर ऑपरेशन करना है उस रॉ ने पहले आना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है मिस्टेक, यहाँ पर R2 ने पहले आना है, फिर -2R1 आएगा। जब आप R2 में -2R1, मतलब R1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास ये वाली रो है ना R1, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसको करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। अब हमने क्या करना है कि इस R1 को R2 में ऐड करना है, जो कि हमारे पास ऊपर ये वाली है। जब आप इसमें 2 करोगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह ही जब आप -8 और 5 करोगे तो आपके पास -3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह ही जब आप -4 में से 1 ऐड करोगे तो आपके पास -3 आंसर आ जाएगा। ओके, ये हो गया एक ऑपरेशन। उसके बाद आपने यहाँ पर दूसरा ऑपरेशन करना था जो कि था R3 -3R1, 3R1, ठीक हो गया। मतलब कि R3 में आपने -3R1 को ऐड करना है तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा 0 -6 -6 और 0 वाला। इसके बाद आपने अगला काम क्या किया, आपने नेक्स्ट काम ये किया कि इसके बाद आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बन गया। अब आपने क्या ऑपरेशन किया, आपने ये 0 करना था, ये वाले 0 करने थे जो कि -6 है। तो हम क्या करते हैं, हम R3 में हम ऐड करते हैं -2R2, मतलब हमारे पास ये वैल्यू -2R2 की है ना, जो कि -3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा, ठीक है ना। अब आपके पास वैल्यू क्या -6 है तो ये कैंसिल आउट होके बाकी 0 बच जाएगा। तो ये ऑपरेशन यहाँ पर किया गया है। अब हमने इस मैट्रिक्स को देखते हुए अपनी इक्वेशंस बना ली। ये इक्वेशन बनाने का तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये होता है x1 x2 x3, ठीक हो गया। यहाँ पर x1 की वैल्यू 0 है तो वो 0 आ जाएगी, और x2 की वैल्यू क्या -3x2 है और -3x3 है। लेकिन जब आप x3 की बात रॉ 3 में आते हो तो आपके पास x3 की वैल्यू भी 0, x2 की वैल्यू भी 0 और x1 की वैल्यू भी 0। तो फिर आप कह सकते हो कि x1 एंड x2 आर बेसिस एंड x3 इज फ्री वेरिएबल, मतलब x1 और एंड x2 ये मिलकर आपके पास एक वेक्टर्स बना रहे हैं, लेकिन x3 जो है ये आपके पास फ्री वेरिएबल है, ठीक है। एंड x3 इज इक्वल टू 0, सो द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब
नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रिवियल नहीं एग्जिस्ट कर रहा। अगर तो ट्रिवियल एग्जिस्ट करता तो फिर हम कहते कि हमारा जो है, ट्रिवियल से मुराद ये है ना कि इक्वल टू ज़ीरो आ जाए सारे, और नॉन ट्रिवियल से मुराद यही है ना कि कोई ना कोई वेट्स जो है वो आपके पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। तो अगर आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर ये तो सारे ज़ीरो के इक्वल है। नहीं भाई, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ये देखो, सिर्फ आपके पास ये एक ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, x3 जो है ये ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, बाकी सब की तो कोई ना कोई वैल्यू है ना। अगर आप एग्जांपल वन इसकी ले लेते हो, x1 की ले लेते हो, x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3, तो इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू तो निकलेगी ना। जैसे कि x1 को इधर रख लो और आप -4x2 ले जाओ उधर, और चलो मान लो ये तो ज़ीरो है तो ज़ीरो हो गया, तो x1 की भी कोई ना कोई वैल्यू तो निकल आई है ना। तो ये एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है जो कि शो करता है कि हमारे पास ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, अब हमने फाइंड करना है, टू फाइंड लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन v1 v2 v3 completely raw reduce the augmented matrix and write new system। अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो मैट्रिक्स था उसको हमने मज़ीद रिड्यूस कर दिया है। हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स था वो मैं लिख देता हूँ, जो एंड पे हमारे पास निकला हुआ था वो था 1 4 2 0, और ये रो सारी 0 0 थी, और यहाँ पर था 0 -3, यहाँ पर भी -3, और ये 0 था। ठीक हो गया, ये मैट्रिक्स था हमारे पास। पीछे हमने इस मैट्रिक्स को इसमें चेंज किया। कैसे किया? हमने R2 को मल्टीप्लाई कर दिया -3 के साथ, -1/3 के साथ। तो यहाँ पर -3 है, जब आप इसको -1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, और पीछे क्या बच जाएगा? सिंगल 1 बच जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर यही काम हुआ है। ओके हो गया, ओके जी। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया कि हमारे पास हमने रॉ रिड्यूस एचलन फॉर्म के लिए एक चीज़ पड़ी हुई थी कि हमारे पास जहाँ पर भी जिस भी रॉ में कोई पीवट एलिमेंट होगा, उस पीवट एलिमेंट के ऊपर या नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो ज़ीरो होने चाहिए। और पीवट एलिमेंट क्या होता है? वो फर्स्ट एंट्री होती है उस रॉ की, जो फर्स्ट वैल्यू होती है। यहाँ पर पीवट एलिमेंट 1 है, ठीक है, इसके नीचे सारे 0 है। यहाँ पर पिवट एलिमेंट ये वाली है सेकंड रो में, लेकिन इसके ऊपर जो था वो 0 नहीं था, वो 4 था। तो हमने इस 4 को 0 बनाने के लिए हमने R1 के ऊपर ऑपरेशन किया ना। क्या ऑपरेशन किया कि हमने -4R2 किया, मतलब कि R2 को पहले हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया। अब हमने इस 4 को इस 4 के साथ ऑपरेट किया तो ये 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। बाकी ये आप सिंप्लीफिकेशन देख लीजिएगा। ठीक हो गया, उसके बाद अब हमने इस मैट्रिक्स को यूज़ करना है। इस मैट्रिक्स को यूज़ करके हमने इक्वेशंस बना ली। ये हमारे पास मैंने पीछे बताया x1 है, ये x2 है, और ये x3 की वैल्यू है। x1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 मतलब है, और x2 की वैल्यू 0 है, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है 0 आ जाता है, और x3 की वैल्यू -2x3 है, इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पर x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू है, लेकिन x1 की 0 है। इसी तरह जब हम थर्ड रॉ में आते हैं तो हमारे पास x3 जो है वो एक फ्री वेरिएबल है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास x1 किसके इक्वल आ जाएगा? 2x3 के, और x2 किसके इक्वल आ जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा -x3 के। जबकि x3 जो है वो हमारे पास क्या है? फ्री है, वो एक फ्री वेरिएबल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम चूज कर लेते हैं कि x3 की हमारे पास कोई सी भी वैल्यू, कोई एक नॉन ज़ीरो वैल्यू लेनी है। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर 5 लिया हुआ है, ठीक है ना। आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। चले मान लो इसको मैं, चलो मान लो कि इसको मैं, ये 5 है ना, इसको मैं कुछ भी ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ x3 जो है वो मेरे पास इक्वल टू k है, ठीक है ना। अगर मेरे पास इक्वल टू k है तो x1 की वैल्यू, ये जो मैंने ऊपर ये वाली, ये x1 इज इक्वल टू 2, x3 है तो x3 को मैंने k लिया हुआ है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? x1 इज इक्वल टू आ जाएगी 2k।
इसी तरह ही x2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x2 इज इक्वल टू माइनस के। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जनरल इक्वेशन जो होती है वो क्या है, x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, तीन ही वेक्टर्स है ना, तो तीन ही होगा ना, हमने पढ़ी थी x1 v1 से लेकर xp vp इज इक्वल टू 0। तो जितने हमारे पास वेक्टर्स हैं हमने उतने x1 x2 x3 ले लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने x1 की वैल्यू रखी, x2 की रखी और x3 की वैल्यू रखी। ओके, जब हमने वैल्यू रखी तो मेरे पास तो जो x1 की वैल्यू है वो निकल रही है, यहाँ पर x1 की वैल्यू निकल रही है 2k और x2 की वैल्यू निकल रही है माइनस k। तो अगर तो मैं अकॉर्डिंग टू k लूँ, अकॉर्डिंग टू k अपना रिलेशन लेता हूं, तो मेरे पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 2k v1 उसके बाद माइनस k v2 और उसके बाद प्लस k v3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। मैंने k कोई एक कांस्टेंट लिया, कोई भी वैल्यू ले ली है, एक मैक्सिमम कांस्टेंट जो मेरे नज़दीक था, यार मैं इतना रख सकता हूँ, ठीक है ना, नॉन ज़ीरो वैल्यू मैंने कोई भी ले ली है, तो वो मैंने k ले ली है। आप यहाँ पर नॉन ज़ीरो वैल्यू की जगह पर 5 की जगह पर, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में 5 लिया हुआ है, आप 5 की जगह पर 10 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें। अगर 2 ले लेते हैं, मान लो कि जी आप 2 ले लेते हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, x1 की वैल्यू क्या हमारे पास निकल आएगी, फिर 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4 आ जाएगा ना। और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी जी, -2। x2 जो है वो हमारे पास -2 होगा, तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, 4v1 माइनस 2v2 प्लस 2v3 इक्वल टू 0। आपने रिलेशन बताना है। अच्छा, एक और चीज़ है, आप कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूजन आपकी जो है ना वो यहाँ पर है कि जी ये तो यहाँ पे 10 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये इक्वल कैसे हो गए। भाई आपने रिलेशन ये बताना है कि इनके दरमियान कौन सी अलामतें आ रही हैं, जमा की आ रही हैं, प्लस की आ रही हैं, माइनस की आ रही हैं, कौन सी आ रही हैं, ये रिलेशन है, वैल्यूज रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मैंने ऊपर k ले लिया। मैंने पीछे कह दिया जी x3 इज इक्वल टू k, तो जब मैंने k ले लिया तो फिर इसको मैंने k के साथ सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ आई होगी। आपने ये प्लस माइनस के रिलेशन बताने हैं कि इस इक्वेशन में क्या रिलेशन आ रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होगी और आई होप कि आपको समझ भी अच्छे से आई होगी। अब मैं थोड़ी सी स्पीड लगाने लगा हूँ। कहता है कि चेक वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं v1 v2 और वो कह रहा है कि जी ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। करना क्या, सिंपल सा काम है। सबसे पहले हमने दो कांस्टेंट c1 और c2 को ले लिया और उसका हमने रिलेशन क्या किया, x1 v1 प्लस x2 v2 इज इक्वल टू 0 0। रिप्लेस x1 एज c1, x2 एज c2। तो c1 v1 इज इक्वल टू c2 v2 इज इक्वल टू 0। c1 v1 की जगह पर हमने v1 की वैल्यू जो हमें गिवन थी ये वाली रख दी और v2 की जगह ये वाली v2 की वैल्यू रख दी। सिंप्लीफाई किया, नो सेट ईच कंपोनेंट इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया कि हमने हर कंपोनेंट, हमारे पास दो कंपोनेंट बन रहे हैं ना, एक तो ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, इन दोनों को इक्वल टू 0 कर दिया और फिर हमने इसको सॉल्व किया। तो हमारे पास c1 भी 0 के इक्वल आ गया और c2 भी हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। ओके, द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन, सो दीज टू वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन है कि कोई ना कोई वेट्स जो है वो वैल्यूज का हो, 0 के इक्वल ना हो। तो अगर हमारे पास सारे वेट्स इक्वल टू 0 आ गए तो इट्स मीन कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, आगे हमारे पास टॉपिक है लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ मैट्रिक्स कॉलम। द कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ द इक्वेशन ax इज इक्वल टू 0 हैज ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब सारे इक्वल टू 0 हैं। डिटरमाइन द कॉलम ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। करना क्या है जी, टू स्टडी ax इज इक्वल टू 0 रॉ रिड्यूस्ड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इस मैट्रिक्स को लिया और इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया 0 वाला, ये इसको हमने रॉ रिड्यूस किया। ठीक है, जब हमने इसके ऊपर ऑपरेशन करके रॉ रिड्यूस किया,
ये आपने खुद देखने हैं ये वाले ऑपरेशंस जो है ना। अच्छा ये एक और चीज़ यहाँ पे, एक और नई चीज़ आ गई, यहाँ पे लिखा है R12। इसका मतलब ये है कि हमने ρ1 को ρ2 से रिप्लेस कर दिया। मतलब कि इसको आप यूं भी लिख सकते हो, R1 रिप्लेस कर दो R2 से, मतलब कि R1 की जगह पर R2 आ जाए और R2 की जगह पर R1 चली जाए। ये R12 का ये मतलब है। ठीक हो गया। आपने इसके ऊपर सारे ऑपरेशन करने हैं। ये ऑपरेशन आप खुद देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तकरीबन 20 मिनट की हो गई है। एट द पॉइंट देर आर 3 बेसिक वेरिएबल, नो फ्री वेरिएबल। अच्छा यहाँ पर देखें कि आपके पास जब आप रिड्यूस एचेलन फॉर्म में सॉरी रॉ रिड्यूस में लेकर आए हैं इस मैट्रिक्स को, तो आपके पास हर रॉ में एक पीवट एलिमेंट पाया जा रहा है। हर रॉ में एक पीवट एलिमेंट है। तो जब आपके पास हर रॉ में एक पीवट एलिमेंट है तो आपके पास कोई फ्री वेरिएबल नहीं है। और जब आपके पास कोई फ्री वेरिएबल नहीं है तो आप उसको आसानी से कह सकते हैं कोई वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्योंकि जब आपके पास फ्री वेरिएबल आएगा तो वो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, कुछ की वैल्यूज निकल आएंगी, कुछ जीरो के इक्वल हो जाएंगी, तो फिर आप उसको कहते हो डिपेंडेंट। लेकिन जब आपके पास सब की कोई ना कोई वैल्यूज आ रही तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। नो फ्री वेरिएबल, so the equation ax has equal to 0 has only trivial solution and the column of a are linearly independent। जब आपके पास trivial solution आ गया तो फिर आपके पास linearly independent आ गया। set of 1 or 2 vectors, वो कहता है the set containing only one vectors say v is linearly independent if and only if v is not जीरो वेक्टर। ये एक एमसीक्यूज बनता है, यहाँ से एमसीक्यूज बनता है, ये याद रखिएगा। ठीक हो गया। आपके पास एक वेक्टर v1 और एक v2 है। वो कहता है नोटिस दैट v2 इज द मल्टीपल ऑफ v1। अच्छा एक और चीज़ है, इसका आगे थ्योरम भी है। इसको मैं आगे जाकर आपको समझाऊंगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो ये आगे थ्योरम है इसका। ये डायग्राम्स है कुछ, ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ वो जो पीछे वाली एग्जांपल है उसको समझाने के लिए। असल चीज़ अब ये आ गई है थ्योरम्स, इनको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। थ्योरम में ये है कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट इन इंडेक्स्ड सेट S is equal to v1 v2 vp of two or more vectors is linearly independent if one of the vector in S is the linear combination of the other in fact of S is linearly dependent एंड वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वही बात जो पीछे हमने स्टार्ट पे की कि हमारे पास अगर हम x1 v1 x2 v2 इस तरह करके लिखते हैं और वो हमारे पास सारे नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाते हैं तो हम वो कहते हैं कि जी वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। ये वही चीज़ है। ओके, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल कही थी कि जी ये आपने याद रखनी है, वो थ्योरम है और थ्योरम वो पेपर में भी आता होता है। हाँ ठीक है। कहता है इफ सेट कंटेन मोर वेक्टर देन देयर आर एंट्रीज इन ईच वेक्टर देन द सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा अब यहाँ पर ये भी एक थ्योरम है और ये स्टेटमेंट एज इट इज ही आती है और इसके अलावा इसकी एक एग्जांपल भी आ जाती होती है। लिहाजा इसको आपने याद रखना है और मिड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये वाला भी थ्योरम इम्पोर्टेंट है। ये एज इट इज ही आती हैं चीज़ें। अच्छा ये कहता है क्या कह रहा है, वो कहता है अ सेट कंटेन मोर वेक्टर्स देन देयर आर एंट्रीज in each vectors then the set is linearly dependent, that is any set v1 v2 up to vn in R is linearly dependent if p greater than n। अच्छा अब वो आपको समझाना क्या चाह, यहाँ पर वो आपको ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक सेट है वेक्टर्स का, ठीक है ना, मसलन मान लो इसको एक एग्जांपल से छोटी सी से हम सॉल्व करते हैं। आपके पास कोई एक वेक्टर्स का सेट है, मसलन मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जैसे आपके पास एक सेट है, अभी हमने पीछे एक एग्जांपल भी की थी
जो कि हमारे पास मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर ये वाली, ये देखिए, ये हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है। इसमें v1 एक वेक्टर है, एक v2 है और एक v3 है। अब उसके अकॉर्डिंग वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक सेट है जो कि वेक्टर्स के ऊपर इन्हसार करता है, जैसे कि यहाँ पे ना थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, यहाँ पे ठीक है, नो, जैसे कि यहाँ पर हम वेक्टर्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं v1, एक ले लेते हैं v2 और एक ले लेते हैं v3। अब वेक्टर v1 के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 हैं, ठीक है, और वेक्टर v2 के एलिमेंट्स जो हैं वो 3 4 हैं मान लो, और वेक्टर v3 के एलिमेंट्स जो हैं वो 5 और 6 हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहा है, कहता है इफ अ सेट कंटेन मोर वेक्टर्स देन देयर एंट्रीज इन ईच वेक्टर्स। ये हमारे पास एक सेट है, ये एक सेट है, और इसके अंदर जो वेक्टर्स हैं वो ज्यादा हैं किससे? हर वेक्टर्स के अंदर पाए जाने वाली एंट्री से, हर वेक्टर्स के अंदर पाए जाने वाली एंट्रीज से। तो अगर आपके पास इस तरह का सेट आ जाता है तो उसको आप लीनियरली डिपेंडेंट कहते हो। ओके, एक और थ्योरम है, वो कहता है इफ सेट एस इन आर एन कंटेन द जीरो वेक्टर देन द सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। आपके पास कोई भी सेट आ जाता है और उसमें एक इस तरह का जीरो वेक्टर्स आ जाता है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कहीं पे भी एक पूरा का पूरा वेक्टर जीरो आ जाए, तो आपने आंखें बंद करके लीनियरली डिपेंडेंट के ऊपर निशान लगा देना है। अब बात आ जाती है, वो जो बात मैंने आपको पीछे छोड़ी थी, मैंने कहा था कि जी आगे समझाऊंगा, वो ये एक नोट है, वो कहता है कि जी अ सेट ऑफ टू वेक्टर्स v1 v2 इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ वन ऑफ द वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ द अदर। अगर एक वेक्टर जो है वो दूसरे का मल्टीपल है तो फिर हम उस सूरत में कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लीनियरली डिपेंडेंट है। ज़रा अब हम इसको देखते भी हैं, ये देखें, ये हमारे पास v1 है और ये हमारे पास v2 है। तो आप नोट करोगे कि v2 जो है वो मल्टीपल है किसका? v1 का। अगर आप v1 को 2v1 करते हो तो ये आपके पास क्या बनेगा? 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ पर 2, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ रहा है? v2 के इक्वल आ रहा है। तो इट्स मीन कि आपके पास जो v1 है वो v2 जो है वो v1 का मल्टीपल है। और अगर आपके पास ये सिचुएशन आ जाए तो फिर भी आप कहते हो कि जी वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना भी और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।